गुरुवर 1008 श्री विजयराज जी मरासा के चरणों में वंदन। समस्त चरित्रशील आत्माओं के चरणों में वंदन नमन। जो जन श्रद्धा भाव से करे सूत्र का ज्ञान, ज्ञानावरणीय कर्म टले प्राप्त करे सद्ज्ञान। तेरा ज्ञान अनंत है, मुझे ज्ञान की प्यास। केवल ज्ञानी मैं बनूं, यही है अंतिम आस। केवल दर्शी मैं बनूं, यही है अंतिम आस। इन्हीं शुभ भावों के साथ सभी को मेरा जय जिनेंद्र। देव गुरु धर्म की कृपा से जो भी सीखा है जाना है आप सब तक पहुंचाने का प्रयास कर रही हूँ। आज की क्लास में हमारा अगला, पिछली क्लास में हमने चिन्ह किए थे, वर्ण। आज हम करेंगे संज्ञा। संज्ञा किसे कहते हैं? हमारा जो अभी ये पोर्शन है उसमें हिंदी व्याकरण इसलिए जरूरी है ताकि कुछ संस्कृत के जो आगम है, कुछ शब्द है, उनको जानने में और किसी भी भाषा को जानने के लिए व्याकरण का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। एक एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको इंग्लिश स्पोकन क्लासेस में आपको ग्रामर सिखाई जाती है। ग्रामर क्यों सिखाई जाती है? ताकि आपका बेस मजबूत हो, आपको प्रारंभिक जो उस भाषा का जो प्रारंभिक ज्ञान है वो हो। इसीलिए हमें हिंदी भाषा, प्राकृत भाषा, संस्कृत भाषा, ये आगमों की भाषा सीखनी है तो हमें उस भाषा का व्याकरण का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। इसीलिए व्याकरण हम कहते हैं, हम बचपन से पढ़ते आए हैं संज्ञा, सर्वनाम, नाम, वस्तु, जाति, स्थान। लेकिन जब हम इसके अंत तक या डीप में जाते हैं, हम इसका अध्ययन करते हैं, तब हमें पता चलता है कि कौन सा शब्द किस आवृत्ति से या किस रूप से बना होगा। तो इसी क्रम में हमने सबसे पहले भाषा क्या होती है उसका ज्ञान किया था कि पुराने जमाने में अपने विचारों को, अपने भावों को एक दूसरे पर को आदान प्रदान करने के लिए भाषा की आवश्यकता हुई। इसलिए भाषा का उद्भव हुआ। वो दो प्रकार की होती है, लिखित और मौखिक। उसके बाद हमने वर्ण, भाषा की सबसे छोटी इकाई, उसके बारे में चर्चा की। आज हम चर्चा करेंगे संज्ञा के बारे में कि संज्ञा किसे कहते हैं। किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्द संज्ञा कहते हैं। यानी कि जो चीज किसी भी प्राणी, वस्तु या किसी को इंडिकेट करती है, इशारा करती है, वो संज्ञा कहलाती है। जैसे सूर्य चमकता है, ये भगवान श्री कृष्ण का चित्र है। मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। पुजारी मंदिर में पूजा करता है। खिलाड़ी गेंद के पीछे भाग रहा है। जिन शब्दों से किसी प्राणी, व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि का बोध होता है उसे संज्ञा कहते हैं। इसे इंग्लिश में हम कहते हैं नाउन। अब सूर्य चमकता है, ये सूर्य की विशेषता है। ये भगवान का, श्री कृष्ण का चित्र है। मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। ये सारी लाइनें कुछ ना कुछ इंगित कर रही है। अब जैसे संज्ञा के कुछ उदाहरण है, व्यक्ति में नाम आएगा। ऑफ कोर्स सी बात है कि रमेश, राधा, महात्मा गांधी, राम, गुरु नानक आदि। वस्तु में किसी चीज का, कोई वस्तु, कोई प्रोडक्ट का नाम आएगा। कलम, चादर, चश्मा, टेलीविजन, मेज, श्यामपट यानी कि ब्लैक बोर्ड आदि। स्थान में दिल्ली, हिंद महासागर, रांची, अजमेर, राजस्थान, कुछ भी आ सकता है। भाव में आपको मीठा फील होता है, किसी चीज को आपने चखा, आपके भाव कैसे आए कि चीनी मीठी है, गुड़ मीठा है। गर्मी लग रही है तो गर्मी के भाव आए। आपकी बॉडी ने जो फील किया, आपके शरीर ने जो फील किया, वो भाव आते हैं। उसको भाववाचक संज्ञा का रूप देते हैं। शीतलता, बुढ़ापा, बचपन, चांदनी आदि। संज्ञा के 3 भेद है। संज्ञा का पहला भेद है व्यक्तिवाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों में किसी विशेष व्यक्ति, विशेष स्थान या विशेष वस्तु आदि के नाम का पता चलता है, उसे व्यक्ति, यानी कि उन ऐसे कुछ शब्द होते हैं
जिससे किसी विशेष चीज का या विशेष व्यक्ति हो या विशेष प्लेस हो या विशेष वस्तु हो, जैसे कि सरोजनी नायडू, है ना, लाल बहादुर शास्त्री, ये सारे क्या है, ये हमारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं, राजनेता है हमारे। महात्मा गांधी, रामचंद्र, ये क्या है, ये हमारे राजनेता है। इनको देखते ही आपको पता चलेगा कि ये क्या, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, ये सारे अगर नाम आते हैं तो ये हमारे नेता रहे हैं जिन्होंने हमारे देश को आजादी दिलाने में सहयोग किया। वैसे ही स्थान है चंडीगढ़, श्रीनगर, लद्दाख, मुंबई, उज्जैन, ये स्थान है। और वस्तु, पुस्तक, मेज, कलम आदि। तो जो किसी व्यक्ति, विशेष स्थान, विशेष वस्तु और विशेष व्यक्ति को इंगित करती है, वो व्यक्तिवाचक कहलाती है। वैसे ही है जातिवाचक, जिस संज्ञा शब्द से उसके पूरे वर्ग का अथवा जाति का बोध होता है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि अगर प्राणी है तो पुरुष है, पुरुष का मतलब है था मेल, वो पूरा मेल की बात हो रही है। लड़का, मुर्गा, हिरण, गाय, भैंस आदि, ये सब प्राणी की बात हो रही है। वैसे ही स्थान है गली, दुकान, शहर, मोहल्ला, बाजार, पहाड़, नदी, देश आदि। और वस्तु है खिलौना, कार, साइकिल, कपड़ा, यानी कि जिससे पूरी जाति का बोध होता है, वो जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। अब व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा तो हो गई। अब तीसरी संज्ञा है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा, जिस संज्ञा से किसी प्राणी या वस्तु की स्थिति, भाव और दशा का पता चलता है। पहले संज्ञा से क्या चलता है, किसी विशेष वस्तु, व्यक्ति का, किसी की विशेषता पता चलती है। दूसरी से किसी की जाति पता चलती है और तीसरी से किसी का भाव पता चलता है। अब मान लो आप अगर किसी के भी आपको गर्मी लग रही है तो आपके मन में क्या भाव आएंगे, बहुत गर्मी है। सर्दी है, बहुत सर्दी है। आपकी इमोशंस, आपके भाव बदल देंगे। आप कोई आपको हंसा रहा है तो आपके चेहरे पे क्या आएगी, मुस्कुराहट आएगी। कोई रो रहा है, रोना भी एक भाव है, हंसना भी एक भाव है। वैसे ही थकान है, वही सभी एक भाव है। तो जिन शब्दों से किसी प्राणी या वस्तु की स्थिति, भाव और दशा का पता चलता है, वो सब भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। इसके अतिरिक्त संज्ञा के दो अन्य भेद हैं, द्रव्यवाचक व समूहवाचक। द्रव्यवाचक, जो संज्ञा शब्द किसी धातु, द्रव्य, पदार्थ का बोध कराते हैं। जैसे धातु द्रव्य कौन होंगे, जो किलोमीटर में, या जो भाव जिनका होता है, जैसे सोना है, चांदी है, दूध है, तेल है, घी है, ये सब क्या होते हैं, लीटर में होते हैं, किलो में होते हैं। द्रव्य तरल पदार्थ होते हैं, लिक्विड फॉर्म में होते हैं, है ना। तो जो संज्ञा शब्द किसी धातु, जैसे धातु कौन से हो गए, लोहा, सोना, तांबा, पीतल, वो हो गए धातु। द्रव्य हो गए, लिक्विड पेय पदार्थ हो गए, उसका बोध कराते हैं, उन्हें द्रववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे 2 किलो घी दीजिए, यह अंगूठी सोने की है। तेल कितने रुपए लीटर का है। इसके अलावा गिलास में दूध रखा है। ये सारे क्या है, या तो धातु है या द्रव्य पदार्थ है, तो इसको हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहेंगे। उसके बाद है समूहवाचक संज्ञा, जो संज्ञा शब्द एक ही जाति के व्यक्ति व वस्तुओं का बोध कराते हैं। जैसे कि मान लो चाबियों का गुच्छा है, उसमें सिर्फ चाबियां ही चाबियां होगी, है ना। और सभा है, सभा में लोग ही लोग होंगे। भारतीय सेना है, भारतीय सेना में आर्मी ऑफिसर्स या जो सेना के नौजवान होंगे वही होंगे। छुट्टी भी दिक्कत, वो भी दिक्कत। तो ये 5 तरीके की संज्ञा बताई गई है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। भाववाचक संज्ञाएं 2 प्रकार की होती है। मूल रूप से भाववाचक संज्ञाएं सुख, दुख, क्षमा, घृणा आदि अन्य शब्दों से बनी भाववाचक संज्ञा, यानी कि बुढ़ापा किससे बना है, बूढ़ा से।
सजावट किससे बनी है? सजाना से। चाल किससे बनी है? चलना से। और चोरी किससे बनी है? चोर से। तो ये भाववाचक संज्ञा के दो अलग प्रकार होते हैं। भाववाचक संज्ञा शब्द चार प्रकार के शब्दों से बनते हैं। जातिवाचक संज्ञा शब्दों से, सर्वनाम से, क्रिया से और विश्लेषण से। या तो उसमें किसी जाति या समूह का बोध होगा, या सर्वनाम होगा, संज्ञा का ही उपनाम सर्वनाम होता है। क्रिया मतलब या तो कोई हंस रहा है या कोई रो रहा है, तो कोई ना कोई क्रिया कर रहा है, तो भाववाचक संज्ञा किसी की क्रिया से भी बनती है। और विशेषण मतलब मान लो वो मुस्कुरा रहा है, उसकी हंसी बहुत प्यारी है, हंसी आया, इसका मतलब वो उसकी हंसी की विशेषता बता रहा है। तो भाववाचक संज्ञा शब्द चार प्रकार के शब्दों से बनते हैं। जातिवाचक संज्ञा शब्दों से, सर्वनाम से, क्रिया से, विशेषण से। जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाना। मित्र है, मित्र किसी एक समूह का या किसी एक जाति को दिखाता है, लेकिन अगर उसमें मित्रता लगा दे तो मित्रता एक भाव बन जाता है कि इससे हमारी मित्रता है, इससे हमारी फ्रेंडशिप है, तो दोस्ती एक भाव बन जाती है। वैसे ही मिठाई है, तो मिठाई क्या है? जाति है कि किसी समूह का विरोध कर रही है, लेकिन उसमें मिठास है। मिठास मतलब हमको जब हम मुंह में कोई चखते हैं तो हमारे मन में तुरंत उसके भाव आते हैं, तुरंत उसकी प्रतिक्रिया होती है, तो वो क्या बन जाती है? मिठाई से मिठास है कि इस लड्डू में बहुत अच्छी मिठास है। वैसे ही कवि है, और कवित्व है मतलब उसमें कविताओं का, उसमें उसके व्यक्तित्व में कवित्व का, यानी कि हर शब्द में, उसके आचरण में, उसकी प्रोफेशन का क्या हो रहा है, एक झलक दिखती है। वैसे ही वकील है तो वकालत, मानव है तो मानवता। मानवता एक गुण है। अगर हम आज किसी को कहते हैं कि उसमें बहुत अच्छी मानवता है, मानव तो सभी है, जाति मानव तो सभी है प्राणी में, लेकिन मानवता है इसका मतलब उसमें दया है, उसमें करुणा है, तो वो मानवता का एक गुण हो जाती है। तो भाववाचक का मतलब होता है कि हम अपने भाव को कहते हैं ना कि हम ये इंसान बहुत मानवता है, इस इंसान में बहुत अच्छी इंसानियत है। इंसान तो सभी है, लेकिन हम अगर इंसानियत की बात करते हैं तो हम अपने भाव दिखाते हैं कि इसमें बहुत ज्यादा दया, करुणा, प्रेम, वात्सल्य है, तो वो भाववाचक संज्ञा बन जाती है। वैसे ही सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बनाना। सर्वनाम क्या है? मम, तो क्या हो गया? ममता, ममत्व। पराया, परायापन। परायापन भाव है। एक हम किसी से मिलते हैं तो हमें मित्रता का भाव होता है। एक हम किसी से मिल रहे हैं और हमें कोई अनदेखा कर रहा है, उपेक्षा कर रहा है, हमारी अवॉइड कर रहा है, तो हमें परायेपन का भाव आ जाता है। परायापन होता कुछ नहीं है, परायापन एक भाव हो जाता है कि हमें परायेपन की फीलिंग आने लग जाती है। वैसे ही स्व है, स्व मतलब हम, अस्वत्व यानी कि अपनापन। जैसे परायापन है ना, वैसे ही स्वत्व मतलब अपना और अपनापन। अपनापन किसी से मिलते हैं तो कहते हैं ना हमें आप बहुत अपने से लगते हो, तो हमारे भाव है कि हम हमको वो जो इंसान मिला है उससे हमारी अपनापन, एक अपनत्व सी फीलिंग आ रही है, एक अपनत्व सा भाव आ रहा है। सर्व, सर्व और सर्वस्व। सर्व मतलब यानी कि सभी, सर्वस्व मतलब सभी जगह। वैसे ही विशेषण से भाववाचक। हीन, हीनता। हीनता क्या होती है? हीनता की भावना क्या होती है? जिसको हम कहते हैं गिल्ट की भावना, हीन भावना किसी के प्रति। हीनता, हीन, हीन तो कह सकते हैं किसी को कि ये विशेषण है, ये हीन है। हीन मतलब ये क्या है कि या तो क्या है, ये कमजोर है, या कह सकते हैं घृणा का भाव है। हीनता का मतलब घृणा का भाव आ जाता है हमारे मन में। वैसे ही दयालु है और दया है। दया भी एक भाव है। वह इंसान दयालु है, ये हम उसकी विशेषता बता रहे हैं, लेकिन उसके अंदर दया है, ये हम उसको संज्ञा के रूप में प्रभावित कर रहे हैं। दया उसके अंदर भाव है। सूक्ष्म, सूक्ष्मता। सुंदर, सुंदरता। चतुर और चतुराई, ये सारे विशेषण से भाववाचक बनने वाले हैं। वैसे ही क्रिया से भाववाचक संज्ञा। चलना चाल, बचना बचाव, रोना रुलाई, हंसना हंसी, खेलना खेल। ये जो भी क्रिया है, क्रिया से भाववाचक संज्ञा ऐसी बनती है। हंसना है, हंसना एक क्रिया है,
लेकिन भाव उसमें कौन से आएंगे? हंसी के। हमने अभी भाववाचक संज्ञा के उदाहरण पढ़े थे में। जो हो सकता है कि आपको थोड़ा सा शुरुआत में आप पढ़े तो आपको याद करने में प्रॉब्लम हो, लेकिन आप अगर इन्हें समझ के करेंगे तो ये डेफिनेटली अच्छे तरीके से आपको इन सभी जितने भी उदाहरण है आपको उदाहरणों से आ जाएगा। भाषा किसे कहते हैं, वर्ण किसे कहते हैं, और आज हमने सीखा है संज्ञा किसे कहते हैं। जैसे चलिए एक एक करके करते हैं। अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो बताइए। मैंने अपना बचाव स्वयं कर लिया, इसमें बताइए कौन सा हो सकता है शब्द? किसी को कुछ कंफ्यूजन है पहले तो पहले उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, नहीं तो इसका सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये इसमें क्या हुई? भाववाचक हाँ, संज्ञा। इसमें अपना क्रिया से भाववाचक संज्ञा बचाओ। क्रिया से भाववाचक संज्ञा बचाओ, बिल्कुल सही। बचना बचाव भी हो सकता है। और आप अगर अगर नहीं पूछा जाए वो कि आप इसमें कहाँ से किससे बना है, तो आप भाववाचक संज्ञा भी लिख सकते हैं इसमें, क्योंकि ये तो आपने विशेषण से क्रिया से, लेकिन इसमें भाववाचक संज्ञा है। तो आप वैसे तो इसमें निम्नलिखित वाक्यों में संज्ञा शब्द छांटकर उसका भेद लिखिए। हाँ, ऐसे तो अपना हो सकता है, लिखिए, दिख रहा है अपना और अपनापन भी। हाँ, हाँ, तो इसके लिए हाँ, क्या है, आ, एक तो आपको सारे भेद याद होने चाहिए। भाववाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक, सबसे ज्यादा भाववाचक संज्ञा के ही है, भी है भाव संज्ञा में ही। जैसे उचित संज्ञा के लिए ये देखिए थर्ड नंबर है, व्यक्तिवाचक, जाचक, भाववाचक। आपको सबसे पहले ये छांटना आना चाहिए कि क्या हो सकता है। जैसे चीन है, जैसे सबसे पहले देखो हम व्यक्तिवाचक से ही शुरू करते हैं। सुंदरता है, गुण है, तो वो क्या हो गया भाववाचक में, है ना। और इसी तरीके से जैसे ये पुस्तक है, थकावट है, मित्र है, मित्र तो एक समूह हो गया। तो ये वाले अगर आपको अगर संज्ञा में कोई डाउट है तो पहले वो पूछ लीजिए, वरना हम नेक्स्ट क्लास में इसको भी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहले संज्ञा और भाषा, कुछ लोग नए जुड़े हैं जिन उन्होंने पिछले सेशंस देखे हैं या आज ही संज्ञा से जुड़े हैं। आज ही संज्ञा से जुड़े हैं। आज ही जुड़े। अरुणा जी आप बताइए। अरुणा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं काफी टाइम से, वो हर क्लास अटेंड करते हैं, बहुत अच्छी बात है। अरुणा जी क्या बताना है? कह रही हूँ संज्ञा में कुछ पूछना है आपको। आपकी आवाज थोड़ी क्लियर नहीं है। मैंने आपको एक सुधार भेजा था, आपने जो मुझे करके भेजा। और अरुणा जी हर जो भी एक्सरसाइज होती है वो करके भी भेजते हैं। आपने देखा पर उसको सुधार को? हाँ, पर मुझे वो डाउट लग रहा है। फिर भी आपने मौखिक बोला है, पर वो पढ़ते मैं समय बताती हूँ आपको। कौन सा? मैं आपका पेपर अगर मुझे दिख रहा है तो मैं बताती हूँ आपको। ये वाला कह रहे हो?
देखो, पत्र पढ़ते समय हाँ हम लिखी हुई भाषा का ही प्रयोग करते हैं, लेकिन अगर पुस्तक हाँ पढ़ रहे हैं तो आप लिखित भाषा बोलोगे या मौखिक? हाँ मौखिक बोलेंगे। हाँ मौखिक। वो ही, इसीलिए मैंने आपको करेक्ट करवाया। मैंने कहा कि इसमें लिखित भाषा का प्रयोग नहीं करते हैं। अगर आप पुस्तक पढ़ रहे हो, मान लो आपको क्लास में खड़ा किया, आप पढ़ रहे हो, तो आप कौन सी भाषा का प्रयोग करोगे? मौखिक ही करेंगे बराबर। हाँ, इसीलिए मैंने आपको बोला है। बाकी आपने बहुत अच्छा अच्छा प्रयास किया है। अच्छा, वो एक कंफ्यूजन दूर आंसर हो ही गया गलत हुआ। आपका? हाँ वो हाँ एक आंसर गलत हुआ ना। हाँ, एक आंसर पढ़ते वही मैंने कहा, इसीलिए आपको एक बार बता दूं कि पढ़ते समय हम मौखिक भाषा बोलते हैं, लेकिन लिखते समय हम लिखित भाषा लिखते हैं। ठीक है? बराबर। ठीक है ठीक है। ठीक है, और तो मैम इसका अभी करेक्शन हाँ जी। कर लूंगी मैम। पर जो अभी आपने जो बताया ना संज्ञा के बारे में, हम्म उसमें सेम सेम आ रहे, मतलब सर्वनाम से या भाववाचक बनाइए, विशेषण से भाववाचक बनाइए, इससे हम्म भाववाचक बनाइए। तो मित्र मित्रता सब में भी वही आएंगे भाववाचक, भले किसी से भी बनाए तो भाववाचक वही आएगा, भले भाववाचक ही विशेषण। लिखते हैं। अगर मान लो कोई स्पेशल पूछे, जैसे तो संज्ञा के जो भेद है, जैसे मैंने आपको बताया ना, व्यक्ति का आ रहा है तो व्यक्ति हाँ है, स्थान है, वस्तु है, जाति है, तो किसी समूह को वो इंडिकेट कर रहा है, समूह बच्चे को बोध खाए हो रहा है लोग उससे। बार बार चुन्नी ला रहा ठीक पड़ी है, है मैं तो मार वैसे ही ये, अगर जब तक पूछा नहीं जाए कपड़ा ना, तब तक ये नहीं लिखना है क्रिया से भाववाचक बनाइए, हमको सीधा भाववाचक लिखना है। अगर वो पूछेगी किससे किससे भाववाचक संज्ञा बनी है, तब हमें लिखना है। अच्छा, मतलब डायरेक्ट भाववाचक पूछे है, भले किससे बना वो कोई हाँ, मायने नहीं रखता है। अगर मान लो प्रश्न में पूछे कि ये कौन सी संज्ञा है, तो आपको बताना है कि व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है, भाववाचक है। हाँ 3 प्रकार से बताना अगर ये है। पूछे कि ये कौन से शब्द से क्या बना है, जैसे मित्र से मित्रता बनी है, मैंने बताया था अभी, तो हम्म आपको बताना है कि मित्र ये जातिवाचक है, उससे भाव मित्रता आई है, ऐसे करके। हाँ हाँ ठीक है? बराबर। ठीक ना मैम, वो एक पहले उदाहरण में आया था श्री कृष्ण का, श्री कृष्ण का चित्र है ये, हाँ, भगवान श्री कृष्ण का चित्र था, इसमें तो श्री कृष्ण भी व्यक्तिवाचक आएगा, और मित्र भी, चित्र भी एक था, ये है वस्तु है। हाँ, श्री कृष्ण हमारे कौन है? हमारे भगवान। भगवान हाँ है ना? तो वो हाँ, वस्तु नहीं है, वो स्थान नहीं है ना? नहीं है व्यक्तिवाचक। लेकिन वो प्राणी है, कि भाई श्री कृष्ण भगवान रहे हैं, वो किसी, कह सकते हो किसी गॉड को बताते हैं, संबोधित करते हैं, यह भगवान श्री कृष्ण का चित्र है, तो उसमें व्यक्तिवाचक होगा श्री कृष्ण। जैसे हाँ और रामचंद्र सरोजिनी नायडू, लाल बहादुर शास्त्री है ना, तो हाँ ये क्या दिखाते हैं कि ये हमारे लीडर रहे हैं, ये हमारे नेता रहे हैं। हाँ, पर उसमें श्री कृष्ण का चित्र है, तो चित्र भी तो हाँ, आएगा ना उसमें, चित्र भी स्थान है ना, उसमें स्थान बता वस्तु बता चित्र रहे हैं ना। का स्थान है, हाँ चित्र का स्थान बता रहा है। हाँ, चित्र का स्थान है, चित्र एक वस्तु है ना, वो भी चित्र है, चित्र वस्तु में गिना जाएगा ना। चित्र मेरे हिसाब से जब तक अगर कोई शीट या कोई पेंटिंग नहीं हो तो वो नहीं गिना जाता है, क्योंकि चित्र है या ड्राइंग है। लेकिन इसमें भगवान श्री कृष्ण आ गए ना, तो आपको तो सीधा भगवान श्री कृष्ण के नीचे अंडरलाइन करके अगर पूछे कि ये कौन सी संज्ञा है, तो आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा ही लिखनी है। इसमें दो संज्ञा छांटने का वो नहीं है, आपको सीधा व्यक्तिवाचक संज्ञा ही लिखना है। ये ठीक है। मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है, तो ये क्या करता है, मोर हमारे राष्ट्र की धरोहर है, मोर हमारे राष्ट्र हाँ का साइन है, कि हमारे राष्ट्र पक्षी का ये साइन है, ये हाँ इंगित करता है कि मोर हमारा राष्ट्र पक्षी है। तो इसमें मोर है, जो हमारा क्या हो जाएगा, इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएगा। हाँ, ना राष्ट्रीय पक्षी वगैरह कुछ नहीं है, नहीं, वो पूछेंगे। कुछ नहीं है। नहीं, एक एक ही निकालना है, दो निकालने ही नहीं होते, बहुत रेयर होते हैं कि जिसमें, जैसे अंदर तक हम डीप में जाते हैं उसमें निकालना रहता है, वैसे तो संज्ञा लिखनी ही रहती है। आप इसके प्रश्न उत्तर हल करेंगे ना, जब आपको आसानी रहेगी। फिर हाँ भी नहीं हाँ समझ आए तो अपन चर्चा करेंगे हाँ कि भाई इसका क्या निकल सकता है। हाँ, ठीक है। ठीक है? इसके आंसर भेजूंगी मैं करके लिख के। बिल्कुल, आप कल सब भी तक प्रयास करिएगा कि इसका हो सके इसका आंसर भेजे, ताकि कोई कंफ्यूजन हो या कुछ ऐसा कोई गलत प्रिंट होने आ जाए, तो हम भी संबंधित संयंत्री वर्ग से पूछ सके कि इसका क्या करना चाहिए।
क्योंकि लास्ट पेपर के टाइम में तो फिर दिक्कत रहेगी, कोई किसी को बता नहीं पाएगा, हम भी इतना ज्यादा कनेक्ट नहीं रह पाएंगे संयति वर्ग से, इसीलिए। चलिए अब हम अगला चलते हैं लिंग की तरफ। संज्ञा के जिस रूप से उसके पुरुष जाति या स्त्री जाति के दो तरह के लिंग बताए हैं, पुरुष मेल, स्त्री फीमेल, उसकी जाति का पता चलता है, उसे लिंग कहते हैं। लिंग का अर्थ है चिन्ह। चिन्ह मतलब व्याकरण में इसे स्त्री पुरुष का भेद माना जाता है। जैसे हम लिंग में हम फॉर्म भरते हैं, उसमें एम लिखते हैं, एम मतलब मेल, और अगर आप महिला हैं और हम महिलाएं हैं तो एफ लिखते हैं, फीमेल। तो एम और एफ क्या हो गए, उसके चिन्ह हो गए, उसका लिंग हो गया कि अब अगर कोई फॉर्म भरेगा तो पता चल जाएगा, अच्छा ये एम है तो इसका मतलब ये पुरुष का है, एफ है तो इसका मतलब ये स्त्री का है। तो संज्ञा के जिस रूप से उसके पुरुष जाति या स्त्री जाति होने का पता चलता है, उसे लिंग कहते हैं। पुल्लिंग, जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं, और जिन शब्दों से स्त्री जाति के बारे में पता चलता है उसे स्त्रीलिंग कहा जाता है। कुछ शब्द हमेशा पुल्लिंग होते हैं तथा कुछ हमेशा स्त्रीलिंग। जैसे कुछ शब्दों दोनों लिंगों में आता है, अतः लिंग को निर्धारित करते समय उसका अर्थ और रूप दोनों देखे जाते हैं। अब देखिए नित्य पुल्लिंग, अब जैसे मगरमच्छ है, उल्लू है, खरगोश है, भेड़िया है, मच्छर है, ये हमेशा पुल्लिंग में ही आएंगे। ठीक है। उसके अलावा नित्य स्त्रीलिंग, यानी कि जो स्त्रीलिंग है वो मछली है, अब मछला तो नहीं हो सकता, कोयल है, लोमड़ी है, मक्खी है, तितली है, मैना है, मकड़ी है, आदि है, ये हमेशा स्त्रीलिंग में ही आएंगे। लेकिन कुछ शब्द ऐसे हैं जो नित्य पुल्लिंग, नित्य कुछ शब्द ऐसे जिसमें पहले मादा और नर लगाते हैं, नर मतलब पुरुष, मादा मतलब स्त्री, लिंग परिवर्तन किया जाता है। जैसे नर मक्खी, अब मक्खी दो तरह के होते हैं, क्योंकि मक्खी भी, मक्खी से क्या होता है, नर मक्खी और मादा मक्खी। और जैसे मच्छर होते हैं, जैसे को मलेरिया है, मलेरिया कौन से मच्छर से के काटने से होता है, किसी को पता है? मादा मच्छर होते हैं जिनके काटने से क्या होता है, मलेरिया होता है। जैसे गीदड़ है, मादा गीदड़, लोमड़ी है, नर लोमड़ी, और मादा मच्छर, मच्छर मादा मच्छर। तो नर और मादा का जहाँ भेद हो जाता है, लिंग परिवर्तन किया जाता है, तो उससे हमें पता चल जाता है कि ये भाई ये नर है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। कुछ शब्द हमेशा पुल्लिंग होते हैं, जैसे कि पेड़, पर्वत, देश, महीने, धातु, चांदी इसमें अपवाद के रूप में बताया कि चांदी नहीं आती है पुल्लिंग में, पहाड़, सागर, शरीर के अंग आदि। रत्न, नक्षत्र, वर्णमाला के कुछ अक्षर, समूह का बोध कराने वाले शब्द, भाववाचक संज्ञा। अब आपको ध्यान रखना है पुल्लिंग में कौन कौन आता है, भाववाचक संज्ञा आती है। ठीक है। अकारांत और अकारांत शब्द होते हैं। अकारांत और अकारांत शब्द प्रधानमंत्री, वकील, कथाकार, अधिकारी, कर्मचारी, राष्ट्रपति, शिल्पकार आदि। जो शब्द एरा प्रत्यय से समाप्त होते हैं, जैसे फुफेरा, चचेरा, ममेरा, आप, खाना, दान, त्व, ना, आव, आर आदि प्रत्ययों से समाप्त होने वाले शब्द भी पुल्लिंग प्रत्यय। हम आगे करेंगे कि शब्द के पीछे जो अक्षर जुड़ते हैं वो प्रत्यय कहलाते हैं, और शब्द के आगे जो अक्षर जुड़ते हैं वो उपसर्ग कहलाते हैं। तो हम उपसर्ग प्रत्यय करेंगे जब हम ये भी सीखेंगे। तो प्रत्यय से समाप्त होने वाले शब्द भी पुल्लिंग होते हैं, जैसे कि मोटापा, सोना, पढ़ना, लिखना, कलमदान, बहाव, लुहार और दवाखाना। ये सारी चीजें हैं जिससे पुल्लिंग की पहचान होती है। जैसे कुछ पेड़ों के नाम हैं वो पुल्लिंग में ही होंगे, पर्वतों के नाम है वो पुल्लिंग में ही होंगे, देश है, महीने हैं, धातु है चांदी को छोड़ के, इतने सारे पहाड़ हैं, सागर है, ये सब पुल्लिंग के हैं। रतन है, वर्णमाला के अक्षर है, भाववाचक संज्ञाएं हैं, ये सब पुल्लिंग है। वैसे ही स्त्रीलिंग की पहचान होती है। कुछ नाम हमेशा स्त्रीलिंग ही होते हैं, जैसे नदियों के नाम होते हैं, नदी हमेशा स्त्रीलिंग होती है। भाषाओं के नाम है, तिथियों के नाम है, लिपियों के नाम है, कुछ बर्तनों के नाम है, बोलियों के नाम है, शरीर के कुछ अंग हैं, जैसे कि कमर, जीभ, छाती, आंख, गर्दन, उंगली,
वह शब्द जो आई, ता, नी, आहट, आवट, ई, री, आज, आनी, ई आदि प्रत्ययों से अंत होते हैं, जैसे कि मिठाई, सुंदरता, मुस्कुराहट, लड़की, परी, प्यास, जैसे लिखा ना आस प्रत्यय, आनी प्रत्यय, इया प्रत्यय, नौकरानी, नौकर तो आते ही तो क्या हो जाएगा, लिंग परिवर्तन करते क्या, नौकर और नौकरानी, गुड़िया और गरिमा। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के नियम। आ प्रत्यय जोड़कर, मान लो अगर कोई वृद्ध है तो हम क्या वृद्धा, हम क्या लोग जोड़ देते हैं वृद्धा। ई प्रत्यय जोड़कर, कोई गोरा है तो गोरी, पुत्र है तो पुत्री। ईया प्रत्यय लगाकर गुड्डा है तो क्या हो जाएगा गुड़िया। नी प्रत्यय लगाकर जैसे भील है तो क्या हो गया भीलनी, सिंहनी। इन प्रत्यय लगाकर मालिक, मालकिन, नाती, नातिन। इक्का प्रत्यय लगाकर, ये आपको शब्द इतने सारे आप बोलते रहते हैं, हम रूटीन में इतने सालों से बोल रहे हैं, तो कुछ शब्द तो हमको ऑटोमेटिक अपने आप ही आ जाएंगे कि हाँ इसका लिंग ये है तो इसको इसमें पुल्लिंग में इस तरीके से कन्वर्ट करना है। तो कुछ शब्द हमको अपने आप ये अभ्यास के स्वरूप आते रहेंगे कि कैसे करना है और इन शब्दों का किस तरीके से उपयोग करना है। वैसे ही इक्का प्रत्यय लगाकर नायक, नायिका, पाठक, पाठिका, लेखक, लेखिका, तो ये सब क्या है हम खुद से भी बना सकते हैं सारे शब्द। इनी प्रत्यय लगाकर सन्यासी, सन्यासिनी, आइन, ठाकुर, ठकुराइन, आनी, सेठानी, नौकरानी। हमको इतने प्रत्यय याद नहीं रहेंगे, लेकिन अगर सेठ है तो आप में से बहुत सारे लोग हैं जो क्या कर सकते हैं, अपने आप कह सकते हैं कि हाँ मैम इसका सेठ का क्या हो जाएगा, सेठानी कर देंगे हम। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हम क्या कर सकते हैं, अपने आप ही उन शब्दों को बना सकते हैं। उदाहरण बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं, जैसे मैं आपको उदाहरण शेयर करती हूँ। लोग बनाते हैं, इससे प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपको समझ, वैसे कोई बहुत ज्यादा टफ नहीं है। जैसे नर है, नर का क्या हो जाएगा नारी, बच्चा है बच्ची, मामा, मामी, चाचा, चाची, घोड़ा, घोड़ी, बूढ़ा, बूढ़ी, बंदर, बंदरिया, डिब्बा, डिब्बी, नौकर, नौकरानी, मेहतर, मेहतरानी। अब इसमें आपको नहीं सोचने की जरूरत है आनी प्रत्यय आएगा, ये आएगा, वो हमारा काम नहीं है, वो हम जब प्रत्यय सीखेंगे जब की बात है। अभी तो हम क्या कर रहे हैं, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाना है हमें। तो सोनार, सोनारिन, पंडित, पंडिताइन, माली, मालिन। चलो शेर का बताइए सब लोग एक एक करके। शेर, मोर, मोरनी, भील, भील का क्या हो सकता है, हाँ भील का भीलनी है ना। अब हमको सिर्फ प्रत्यय लगाना है, अब हमको ये नहीं अब आप ये मत उस पर कंफ्यूजन मत होना कि इसका क्या होगा इसका क्या नहीं होगा। ऊंट, ऊँटनी, ऊंटनी, हाथी, हथनी, हथीनी, बिल्कुल सही। शिष्य, शिष्या, हाँ उसमें अब आपको सोचना नहीं पड़ा ना कि अब हम आनी लगाए या इया लगाए, वो प्रत्यय अपने आप लग जाएंगे। छात्र, छात्रा, पुत्र, पुत्री, गायक, गायिका, है ना। जैसे लेखिका अभी आपने पढ़ा ना, लेखिका, वैसे ही अपने आप प्राप्त से बन जाएगा। देव, देवी, बालक, बालिका, अध्यापक, अध्यापिका, अगला श्रीमान, श्रीमती, 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 है ना। ये देखो ये सारे आंसर है। तो हमें सोचना नहीं पड़ा कि हमें या प्रत्यय लगाना है, आनी लगाना है या नी लगाना है, ती लगाना है।
वो शब्द हम इतने सालों से बोलते हुए आए हैं, तो हमें अपने आप याद हो जाएंगे। समझ आ गया? इसमें लिंक में किसी को कोई कंफ्यूजन है? नहीं। तो ये अभ्यास के जो प्रश्न है, मैं चाहती हूँ वो लो आप अपने आप घर से करने की कोशिश करना। अब नीचे दिए गए शब्दों के लिंग बदलिए। तो बंदरिया का क्या कर दोगे आप? बंदर। बंदर। ये नेता का क्या करोगे? ये चलिए आप ये एक्सरसाइज को कर सकते हैं, इसको कंसीडर कर सकते हैं। हम अगली क्लास में जैसे नेता का इसके ऊपर ही दिया गया है, आप लोग अगर गौर करें तो नेत्री दिया हुआ है, देखा आपने 12वां नंबर यस मैम। है ना? रूप बदलकर आनी प्रत्यय लगाकर नर मादा पति पत्नी पति वती पति श्रीमती ता को त्री में बदल दो, क्या हो जाएगा? नेत्री कत्री। वैसे ही तो ये सारे आप अभ्यास के रूप में इस चीज को करने की जाट का जाटनी, ये सारी जो चीजें हैं जो आपको लगता है जो जो आ रहे हैं वो कर लो, जो नहीं आ रहे हैं वो हम अगली क्लास में करने की कोशिश करेंगे। ठीक है? ठीक। किसी को कुछ पूछना है इसमें? आप लोग प्रयास करिए, नहीं आएंगे तो मैं सारा इसका आंसर आपको लिखवा दूंगी। आयुष्मान आयुष्मती रूपवान रूपवती इतने तो मैंने बता दिए। जो जो लग रहा है अग्रज अग्रज अग्रजा, जो जो आपको लग रहे हैं वो छोड़ देना, जो जो आ रहे हैं वो आप कर लेना। डिब्बा डिबिया ऑलमोस्ट हो चुके हैं। लिंग के कितने भेद है अभी आपने पढ़े? पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। बेल गति का शब्द गाय होगा ना? बेल। बैल का आप ढूंढना। गाय होगा। वो मैं यही कह रही हूँ, दो छोड़े हैं, साधु और बैल। अच्छा। नेत्री तो आपको मिल गया, जाटनी बता दिया, अग्रजा हो गया, आयुष्मती हो गया। हाँ। साधु का क्या करेंगे आप? साधुन करेंगे या क्या करेंगे? साध्वी करेंगे। साध्वी। तो इसमें आपने आपको सोचा कि आपने कौन सा प्रत्यय लगाना है? क्या? क्योंकि हम बोलते हैं साधु हाँ। और साध्वी। साध्वी। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही कहा। ई तो प्रत्यय लगा ना, साध्वी। हाँ इवी। तो मैं यही बोल रहा हूँ ना, ये बहुत आसान है, आप अगर करोगे ना खुद से हाँ। तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कि साधु शब्द का स्त्रीलिंग क्या होता है। ये आपने खुद नहीं बताया और आपने सही बताया, आपने पढ़ा नहीं होगा परिवर्तन नहीं, क्या होता है। सही बताया, साध्वी। बेल ना का साध बैल का गाय होगा। ठीक है? गाय होगा। क्योंकि बैल, हाँ। हाँ क्योंकि बैल और गाय का संभोग हाँ। होता है, तो बैल पुरुष माना जाता है और गाय क्या होती है? हमारी माता होती माता। है। तो गाय हमारी नो डाउट क्या होगी? स्त्रीलिंग की होगी हमेशा, हाँ, है ना? और बैल क्या होता है? पुरुष हमेशा होता है। पुल्लिंग ही होगा। पुल्लिंग होते हैं, पुरुष के रूप में होते हैं। तो ये समझ आ गया आपको पहला वाला पूरा? हाँ। तो वैसे ही अब ये राइट रॉन्ग है, जाट शब्द है तो जाट पुल्लिंग है, ये स्त्रीलिंग है, ये सब आप जब करोगे तो आपको अपने आप पता चल जाएगा। हो सकता है थोड़ी देर में आप लोग मेरे को करके ही भेज दो, मैम ये सही है। एक एक्सरसाइज तो हो ही चुकी है। जाट पुरुष लिंग हो गया ना, जाटनी जाट, स्त्रीलिंग। हाँ जाट नहीं, ये इसमें दिया ना जाट शब्द है पुल्लिंग, ग भाग में। तो जाट तो पुरुष लिंग हो गया ना, हाँ पुल्लिंग, पुरुष लिंग नहीं बोलेंगे उसको, हम बोलेंगे पुल्लिंग। पुल्लिंग। हाँ ये भी ध्यान रखना, लिखो जब पुरुष लिंग लिखना, पुल्लिंग ही लिखना। और स्त्रीलिंग में फिर क्या लिखेंगे? जाटनी। जाटनी। नहीं नहीं, जाटनी को क्या लिखेंगे? मतलब जैसे ये जाट का स्त्रीलिंग। तो स्त्रीलिंग लिखेंगे ना। जाट का, जाट का तो क्या होगा? पुल्लिंग होगा। और हाँ जाटनी नी लग जाएगा, जैसे हाँ जाट जैसा लिखा जाट और उसके आगे नी लिखा जाएगा। हाँ, जाटनी का फिर पुल्लिंग लिखेंगे, क्या लिखेंगे? स्त्रीलिंग लिखेंगे, नहीं क्या लिखेंगे? जाटनी तो स्त्रीलिंग हो गई ना, नहीं, जाट स्त्रीलिंग की पत्नी। हाँ हाँ, वो तो ठीक है, मतलब स्त्रीलिंग लिखेंगे ना फिर। हाँ जाटनी स्त्रीलिंग होगी। मतलब उसमें पुरुष लिंग नहीं लिखना, मतलब उसमें लिंग लिखना है, क्या जो कह पुल्लिंग, रहे भी हैं? पुल्लिंग लिखना है।
शब्द बता रहे हैं ना, जाट शब्द क्या है, पुल्लिंग या स्त्रीलिंग, तभी हम कहेंगे कि जाटनी स्त्रीलिंग या पुल्लिंग। जाट ठीक तो पुल्लिंग ही होगा, जाटनी स्त्रीलिंग होगी। ठीक ठीक है। है। हाँ, तो इसीलिए हमको शब्द जो पूछा गया ना उसी पे टिक करना है, और जो लिखा गया उसी का ही आंसर लिखना है। ठीक है। इसमें से अब किसी को कुछ पूछना है पुल्लिंग वाले में से? अभी मैंने आपको एक्सरसाइज के रूप में बताया था, तो आप लोगों ने खुद ने ही आंसर दे दिए, साधु का ये होगा, साध्वी का ये होगा। क्यों? क्योंकि ये हमारे अभ्यासरत है, ये चीजें हमने कर रखी है। वैसे ही आप चाहो तो ऐसी एक्सरसाइज भी बहुत सारी नेट पे भी है, तो आप सीख सकते हो। वैसे इसमें ज्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए। समझ आ गया? जी मैम। और किसी को कुछ पूछना है? तो आज हमने संज्ञा और लिंग, हमने 2 चीजें कर ली है। अब हम आने वाले उसमें हमारे सिलेबस का अगला भाग करेंगे। अब तक में से किसी को कुछ पूछना है या लगता है कि मुझसे कुछ छूट गया है, तो आप मुझसे पर्सनल भी पूछ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अभ्यास के रूप में जैसे ये वाला मौखिक वाला है, ये लोग अगर पढ़ ले एक बार तो आप क्लास के आप सॉल्व करके भेज देंगे। इसमें हमने क्या सीखा था कि भाषा के द्वारा हम अपने भावों को और विचारों का आदान प्रदान करते हैं। भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा। हिंदी भारत की राजभाषा है, इसको राष्ट्रभाषा भी बोलते हैं। राजभाषा और राष्ट्रभाषा एक ही है। भारतीय संविधान में 22 भाषाएं, बहुत सारी सैकड़ों भाषाएं हैं जो जिन भाषाओं को मान्यता ही नहीं मिली है। हम सारी भाषाएं हम बोलते हैं, हम जानते हैं, लेकिन मान्यताएं नहीं मिली है। टोटल 22 भाषाओं को ही मान्यताएं दी। जैसे हम लोग मारवाड़ी हैं, हम राजस्थानी हैं, तो राजस्थानी और मारवाड़ी लोगों को अभी तक भाषा की मान्यता नहीं दी गई है। हालांकि बोली तो है, वो हमारी क्षेत्रीय बोली है। जिस क्षेत्र में जो बोली बोली जाती है वो क्षेत्रीय बोली कहलाती है। जैसे कोई गुजरात से तो गुजराती है, बंगाल से है बंगाली है। तो भारत में बहुत सारी सैकड़ों कोस कोस में बदले पानी और कोस कोस पर बदले वाणी। तो हर थोड़े थोड़े क्षेत्र में जैसे पानी का स्वाद चेंज होता रहता है ना, वैसे ही वाणी भी बदलती रहती है। आज आप जिस एरिया में, वहाँ थोड़ी सी अलग भाषा बोली जाती है, थोड़े से आगे जाओगे वहाँ थोड़ी अलग है। हम अपने ही मारवाड़ क्षेत्र की बात करते हैं, राजस्थान के क्षेत्र की, तो उसमें थोड़ी सी, इधर जाओगे तो अलग मारवाड़ी, उधर जाओगे थोड़ी सी मेवाड़ी, थोड़ी सी हाड़ौती, अलग अलग भाषाएं, जितनी जितनी क्षेत्र मिलते रहते हैं उन सब क्षेत्र की अलग अलग भाषाएं और भाषाओं से बोलियां निकलती रहती है, बोली होती है, वो रहती है। भाषा के क्षेत्र रूप बोली कहा जाता है, अभी बताया था आपको। भाषा के लिखित रूप में ध्वनियों के लिए कुछ निश्चित चिन्ह होते हैं। इन निश्चित चिन्हों को लिपि कहा जाता है। जैसे देवनागरी लिपि है ना, तो सिंधु घाटी के सिंधु लिपि है, तो उनकी गुजराती लिपि, गुजराती के अक्षर अलग है, हिंदी के अक्षर अलग है, बंगाल के अक्षर अलग है, वो लोग पंजाबी है, उनकी भाषा अलग है। तो सभी लोग सभी अलग अलग भाषाओं से अलग अलग बोली और चिन्ह लिए गए हैं, लेकिन हिंदी देवनागरी लिपि से ली गई है। ये हम जो पढ़ रहे हैं ये देवनागरी लिपि के अक्षर हैं, उनके ही चिन्ह। उसी के अलावा व्याकरण से हमें भाषा के शुद्ध रूप की पहचान होती है। मैंने बताया ना, किसी भी भाषा को आपको जानना हो, आप देखो भारत बहुत सारी भाषाएं, विविधताओं का देश है। अगर आपको जीवन में कोई भी भाषा सीखनी हो, उस भाषा पे अपनी पकड़ मजबूत करनी हो, तो उसके व्याकरण को मजबूत करिए, उसकी ग्रामर को, उसका जो ये जितना ये ग्रामर का पोर्शन है, व्याकरण है, उसको उसको मजबूत करेंगे। आप अगर कोई इंग्लिश सीखता है, मैंने बताया था, तो सबसे पहले क्या करेगा, नाउन, प्रोनाउन, टेंस, इनडायरेक्ट स्पीच, पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस और अफर्मेशंस, ये सारे क्या होते हैं, ये ग्रामर का पोर्शन है इंग्लिश का, जिसको हम हिंदी में कहते हैं संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, ये सारी वर्ब्स। अब जैसे इंग्लिश में कमांड चाहिए तो वर्ब्स आपकी अच्छी होनी चाहिए, वैसे ही वर्ब को हिंदी में क्रिया कहते हैं। तो ये सारे कनेक्टेड रहते हैं किसी भी भाषा को जानने के लिए। तो अगर आपको कोई फ्रेंच सीखनी है, इटालियन सीखनी है, उर्दू, जापानी, पंजाबी, कोई भी सीखनी है, तो आप उसकी व्याकरण को सीखिए। संस्कृत सीखनी है
संस्कृत भाषा के व्याकरण को सीखिए। हिंदी सीखनी है तो हिंदी भाषा के व्याकरण को सीखिए। ठीक है, तो हमने ये जाना कि व्याकरण की पकड़ बहुत महत्वपूर्ण होनी चाहिए। मानक भाषा द्वारा एक रूपता बनी रहती है और ज्ञान का संचित कोश साहित्य कहलाता है। साहित्य किसे कहते हैं? यहाँ पर बहुत सारी ज्ञान एकत्रित हो, वो तो ये हमने अभी तक में भाषा का ये रूप सीखा था। आप वैसे इसकी वीडियोज है क्लासेस के, आप चाहो तो वहां से भी देख सकते हो। और संज्ञा और लिंग तक मेरे को सभी लोग अपने अपने जो भी एक्सरसाइज आप कर सकते हैं वो करके, इससे क्या होगा, आपका ही कंफ्यूजन दूर होगा। ये हमने भेजी थी असमिया, गुजराती, बांग्ला, उर्दू, ये टोटल 18 भाषाएं इसमें लिखी गई है। हमारे संविधान में 22 भाषाओं को मान्यताएं दी गई है। तो इन सब पढ़ना हिंदी में ही है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आप आराम से इसको पढ़ सकते हो। ठीक है, वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। नेक्स्ट क्लास में हम इसका अगला पोर्शन लेने की कोशिश करेंगे। तब तक आप अगले चाहो तो मेरे को आप अपने फोटोज भी भेज सकते हो जो जो आपने किए हैं एक्सरसाइज के रूप में। ठीक है, किसी को कुछ पूछना है या क्लास करें अगली क्लास? ठीक है, सभी को मेरा जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। अपना जो भी एक्सरसाइज हो, जितना भी हो पोर्शन, वो आप मुझे फोटो खींच के व्हाट्सएप कर देना। सबको जय जी। जिनेंद्र। बहुत बहुत जी। आभार।